यह वीडियो मूल अधिकारों के बारे में है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी अधिकारों के विधेयक से प्रभावित थे। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, जो सर्वथा उचित है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में प्राप्त होता है, इतना विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि इन अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है। इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। समता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 19 से 22 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं। चलिए अब हम मूल अधिकारों की विशेषताओं को देखते हैं। इन्हें हम 12 पॉइंट्स में देखेंगे। सभी के सभी मूल अधिकार नागरिकों के लिए तो उपलब्ध हैं ही, बट इसी के साथ साथ कुछ अधिकार विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद एवं कंपनियों के लिए भी उपलब्ध हैं। सभी मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि इनमें से कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध हैं। ये मूल अधिकार न्यायोचित हैं। जब भी इनका उल्लंघन होता है, ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वह अपील लेकर वहां पर जाए। इन मूल अधिकारों में कुछ अधिकार नकारात्मक विशेषताएं वाले हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ मूल अधिकार सकारात्मक विशेषताएं वाले हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये मूल अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं। राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी हमारे संविधान ने अदालत को दी है। अदालत ही ये तय कर सकती है कि इन प्रतिबंधों को लगाने का जो कारण है वो उचित है या नहीं। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। एक बात और, इन मूल अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है, और इन मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान। हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्रत्ययभूत अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में दिए गए 6 मूल अधिकारों को सिर्फ तभी स्थगित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या फिर विदेशी आक्रमण के आधार पर की गई है। अब तक हम मूल अधिकारों की 7 विशेषताओं को देख चुके हैं। चलिए अब हम इन मूल अधिकारों की 8वीं विशेषता देखते हैं, जहां पर यह कहा गया है कि अधिनियम 31 का, 31 खा और अनुच्छेद 31 गा इन मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। इसके अलावा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, और संसद ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 33 के आधार पर। इसके अलावा अनुच्छेद 34 के आधार पर ऐसे इलाकों में भी मूल अधिकारों का क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां पर फौजी कानून प्रभावी हो। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन से है, जो असामान्य परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। और यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है।
संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। तो ये था मूल अधिकार का 11वां पॉइंट। अब देखते हैं 12वां पॉइंट। मूल अधिकारों में से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जा सकता है, ना कि विधानमंडल द्वारा, और ऐसा इसलिए ताकि संपूर्ण देश में एक रूपता बनी रहे। तो इस वीडियो में हमने मूल अधिकार और उनकी विशेषताओं को समझा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।